अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब आ जाए एमसीक्यूज पर। तो इसके एमसीक्यूज देख लें। तो एमसीक्यूज के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो कौन सा जो आपके पास फैक्टर है वो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है, और वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। फिर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो कौन सा आपके पास जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो देखिए, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिकॉज इसकी वजह से एसिड रेन्स होती हैं और ये रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को, जिसकी वजह से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है प्लेनेट के अंदर। ये जो हमने एरोसोल्स की बात की थी, तो एरोसोल्स के साथ जो गैसेस इमिट आउट होती हैं उनमें सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, जो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है सनलाइट को। क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो इसके पार्टिकल रिफ्लेक्टिंग होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। फिर कहते हैं इन ग्लोबल वार्मिंग द टेम्परेचर ऑफ डैश इंक्रीजेस। तो जो ट्रोपोस्फेयर होता है, ये हमने तीन चार पांच स्फेयर पढ़ी थी, तो उसके अंदर ट्रोपोस्फेयर जो होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज करता है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, जहां पे हम रह रहे होते हैं। ये लोएस्ट लेयर कहलाती है, जो कि 0 to 16 किलोमीटर के दरमियान होती है। फिर कहते हैं विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन अवर कंट्री पाकिस्तान। तो हमारा जो क्लाइमेट सिस्टम है वो एक्चुअली कौन सा है, मूनसून है। फिर कहते हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर नियर द पोल्स एंड इक्वेटर इन किलोमीटर। तो ये तकरीबन रेंज जो होती है वो 8 एंड 18 किलोमीटर की रेंज के अंदर जो है वो ट्रोपोस्फेयर लाई करती है। फिर कहते हैं व्हाट हैपेंस इन द आयोनोस्फेयर। तो आयोनोस्फेयर के अंदर क्या होता है, तो मैंने आपसे कहा था कि जो कम्युनिकेशन वगैरह होती है वो सारी की सारी इसी लेयर के अंदर होती है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड। फिर विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन्स आइंस एंड हेल्प्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। तो ये थर्मोस्फेयर और जो हमारे पास आइनोस्फेयर होती है, क्योंकि ओवरलैप कर रही होती है या इनकी बाउंड्रीज जो है ओवरलैप कर रही होती है, तो जो वायरलेस कम्युनिकेशन है उसमें थर्मोस्फेयर भी जो होता है वो आइंस को कंटेन करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, वायरलेस कम्युनिकेशन में हेल्प आउट होती है। फिर कहते हैं द पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर विच कंटेन्स अबाउट 70% ऑफ टोटल एयर इन द एटमॉस्फेयर इज, तो दैट इज ट्रोपोस्फेयर। तो यहां पर अगर हम देखें तो ट्रोपोस्फेयर जो होती है वो आपके पास लेयर है जिसमें 70% टोटल एयर है एटमॉस्फेयर का। हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ पंजाब एंड सिंध आर। तो जो हॉट और ड्राई विंड्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। इसको उर्दू में भी लू कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ये क्या है, इट रेफर्स टू हॉट एंड ड्राई विंड्स इन समर। एंड देन लास्ट में, पाकिस्तान इज लोकेटेड इन द रीजन ऑफ डैश विंड्स। तो पाकिस्तान जिस जगह पर है वहां पर कौन सी जो है वो विंड्स होती हैं, तो उन्हें वेस्टर्लीज कहते हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्शन होती है ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी वेस्ट ईस्ट की तरफ। तो ये वेस्टर्लीज कहलाती हैं जिस रीजन के अंदर हम है। चले, तो अब आ जाए इसके रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए, शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन, और इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल ही है, क्योंकि हम थ्योरी को बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो एज सच हमें कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा कंसाइज भी कर लेंगे चीजों में और रिवाइज भी हो जाएगा। तो कहते हैं वेयर इन द एटमॉस्फेयर इज वाटर वेपर मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड एंड वाई। तो आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड किस किस जगह पर होते हैं, तो वो होता है ट्रोपोस्फेयर। इज द रीजन इन द एटमॉस्फेयर वेयर वाटर वेपर इज मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड। क्यों, क्लोजनेस टू द सरफेस पहली रीजन है। द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड फ्रॉम द सरफेस अप टू एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 12 किलोमीटर। इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द अर्थ सरफेस वेयर वाटर एवोपरेट्स एंड इंटर द एटमॉस्फेयर। रीजन आपको पता चल गया, क्योंकि जो हमारे पास अर्थ का जो वाटर है वो जब एवोपरेट होता है, तो एवोपरेट होने के बाद वो किस लेयर के अंदर रहता है, वो लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर। इसी वजह से यहाँ पर जो मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड वाटर वेपर है वो आपको मिलते हैं, जिसे हम ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। तो आप देखें कि ये जो जुलाई अगस्त सितंबर का महीना आता है, इसके अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल कहाँ पे चला जाता है, क्योंकि आपके पास जो होती है वो प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज्यादा होती है, और प्रेसिपिटेशन की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो स्ट्रोपोस्फेयर के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। फिर वार्म टेम्परेचर्स नियर द सरफेस अलाउ फॉर ग्रेटर एवोपरेशन एंड रिटेंटेशन ऑफ वाटर वेपर्स। तो ये उन्होंने आपको रीजन दे दिया है कि क्यों ऐसा होता है, कि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से
ऐसा होता है कि एवापोरेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर अगर आप देखें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, तो मैंने आपको वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस बता दिया था कि जो वेदर होता है वो शॉर्ट टाइम है, शॉर्ट टाइम ऑब्जर्वेशन के लिए हम वेदर का वर्ड यूज करते हैं, और क्लाइमेट क्या होता है, एक लॉन्ग टाइम पैटर्न्स है जो कि ओवर 30 ईयर्स, मोर देन 30 ईयर्स, मोर देन 30 ईयर्स की जो पैटर्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। यहां पर क्या था, ये मिनट्स, डेज और मंथ जो होते हैं उनके पैटर्न्स में जो चेंजेस होती है उसको हम किस में पढ़ते हैं, उसको हम वेदर में पढ़ते हैं, एंड मंथ्स। तो इसको हम क्योंकि डिटेल में पढ़ चुके हैं तो इसलिए इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन एक शॉर्ट में हमने इसको व्यू ले लिया। फिर कहते हैं वार्म एयर हैज अ ग्रेटर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर। व्हाई? देखिए, जो वार्म एयर होती है वो ड्राई होती है, यानी कि उसके अंदर वाटर वेपर्स क्या होते हैं, कम। तो इसका मतलब उनके पास एबिलिटी ज्यादा होती है उसे एब्जॉर्ब करने की। तो यहाँ पे अगर मैं इसको पढ़ूं तो ये है कि वार्म एयर हैज हाई टेम्परेचर्स which increases the kinetic energy of air molecules. This allows more water molecule to remain in gaseous state without condensing. As air warms, molecules move faster and creates more space between them, allowing more water vapor to mix in without turning into liquid. तो ये रीजन है कि वार्म एयर जो होती है उसकी टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ज्यादा स्पेस मिल जाती है वाटर मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब करने की, वो अलाउ करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को गैसेस स्टेट में रहने की और विदाउट कंडेंसिंग। तो ये आपके पास रीजन है, और इसकी एग्जांपल क्या है, ऑन अ हॉट humid day, it feels sticky because the warm air is holding a high volume of water vapors. तो आप देखें कि ये जो जुलाई अगस्त का महीना आता है उसके अंदर ये ह्यूमिडिटी का लेवल जो होता है वो इसी वजह से इंक्रीज हो जाता है, और आपको जो है वो हॉटनेस फील हो रही होती है। रीजन क्या है, रीजन यही है कि जो हॉट एयर होती है वो वाटर वेपर्स को होल्ड करके रखी हुई होती है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में कहते हैं हाउ डज द एटमॉस्फेयर रिटेन इटसेल्फ। ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये अपने आप को किस तरह से होल्ड करता है। तो देखें, एटमॉस्फेयर जो होता है ना वो जो होल्ड होता है वो दो रीजंस की वजह से होता है, एक ग्रेविटी और दूसरा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम मैग्नेटोस्फेयर भी कहते हैं। तो क्योंकि जो हमारे पास ग्रेविटी होती है वो किस तरह से ये रोल प्ले करती है, तो अर्थ ग्रेविटी इज द प्राइमरी फोर्स दैट पुल्स गैसेस टुवर्ड्स द सरफेस। सिंस गैसेस हैव मास, ग्रेविटी कीप्स देम ड्रिफ्टिंग इनटू द स्पेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी गैसेस होती हैं उन गैसेस को ये पुल करता है, क्योंकि गैसेस का मास होता है तो ग्रेविटी मासेस के ऊपर इफेक्ट करती है, और उनकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर होल्ड करता है। बिल्कुल इसी तरह से जो मैग्नेटिस्फेयर है वो किस तरह से एटमॉस्फेयर को होल्ड करती है, तो वो कहते हैं कि जो फील्ड होती है ना वो डिफ्लेक्ट कराती है सोलर विंड्स को। सोलर विंड क्या होती है, ये हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स है, और इसके बगैर सोलर विंड जो होती है वो इवेंचुअली स्ट्रिप अवे द एटमॉस्फेरिक गैसेस। इसका मतलब ये है कि अगर ये ना हो तो सोलर विंड जाकर इंटरेक्ट करेंगी, और इस इंटरेक्शन के बाद क्या होगा कि वो जो आपके पास गैसेस है वो गैसेस यहाँ से इमिट आउट कर जाएंगी, या फिर इसके साथ क्या होगा, रिएक्शन होगा, वो एस्केप आउट कर जाएंगी। तो ये रीजन है यहाँ पर अर्थ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका। फिर दूसरा इसमें जो है वो है डिस्क्राइब ग्लोबल लैटिट्यूड एयर मूवमेंट। और ये चीज हमने लेक्चर में भी पढ़ी हुई है कि ड्यू टू अनइवन हीटिंग। तो आप जानते हैं कि जो सोलर हीटिंग होती है वो लार्ज स्केल पर होती है, और जिसकी वजह से क्या होती है, विंड की और एयर करंट, जो ओशन करंट है उनकी सर्कुलेशन होती है। तो अगर हम ये बात करें तो हमें पता है कि जो इक्वेटर होता है उसके ऊपर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है एज कंपेयर टू पोलर एरियाज। तो जो वार्म एयर है वो राइज करती है फ्रॉम द इक्वेटर, और जो कोल्ड एयर है वो सिंक करती है फ्रॉम द पोल्स। और इसकी वजह से एक कन्वेक्शन करंट्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, जिनको हमने पढ़ा था तीन तरह से, एक हार्डलेस सेल, एक फेरल सेल और एक पोरल सेल। तो अनइक्वल सोलर हीटिंग causes large scale air circulation. Warm air rises at the equator and cool air sinks at the poles, forming the massive convection cells in each hemisphere. अब वो तीन हेमिस्फेयर क्या थे, तो हार्डनेस सेल्स जो कि बिटवीन 0 डिग्री टू 30 डिग्री लैटिट्यूड है। यहाँ पर क्या होता है, वार्म एयर राइज करती है एट द इक्वेटर एंड डिसेंड्स अराउंड 30 डिग्री। फिर फेरल सेल, ये एग्जिस्ट करता है 30 टू 60 डिग्री लैटिट्यूड। इसमें एयर मूव करती है टुवर्ड्स द पोल,
एट द सरफेस एंड राइजेस एट 60 डिग्री। फिर आता है पोलर सेल, बिटवीन 60 डिग्री एंड द पोल्स एयर राइजेस एट 60 डिग्री एंड डिसेंड्स एट द कोल्ड पोल्स। तो ये तीन किस्म के जो है वो आपके पास कन्वेक्शन करंट होते हैं, या हम कह सकते हैं कन्वेक्शन सेल्स होते हैं, जो कि यहाँ पर आपके एयर मूवमेंट या फिर हम कह सकते हैं कि अनइवन हीटिंग की वजह से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होता है। फिर कहते हैं व्हाट विड बी द कंसिक्वेंस इफ ऑल द पोलर आइस मेल्ट्स। तो क्या कंसिक्वेंस होगा अगर तमाम जो पोलर आइस है वो मेल्ट हो जाए। तो देखिए इसके अंदर ये है कि अगर पोलर आइस मेल्ट हो जाए तो सबसे पहले तो सी लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका जो है ये कोस्टल एंड लो लाइंग एरियाज वुड फेस कैटास्ट्रोफिक फ्लडिंग। तो अगर जितनी भी पोलर आइस है वो मेल्ट करे तो सबसे पहले क्या होगा, इंक्रीज सी लेवल। तो जितनी भी कोस्टल एंड लो लाइंग एरियाज है उनको एक फ्लडिंग का जो है वो सामना करना पड़ेगा। फिर इसी तरह इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन, जितने भी हैबिटेंट्स हैं फॉर एनिमल्स लाइक पोलर बियर्स और पेंगुइन्स वुड बी लॉस्ट रिस्किंग एक्सटिंक्शन। और फ्रेश वाटर सप्लाईज फ्रॉम ग्लेशियर्स वुड आल्सो डिक्लाइन। जो कि फ्रेश वाटर है, जिन जो एनिमल जो है या बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन फ्रेश वाटर पर डिपेंड करते हैं, उनके अंदर भी डिक्लाइन आएगा। फिर मैसिव ग्लोबल वार्मिंग, Earth's albedo reflectivity would decrease. Instead of reflecting sunlight, the dark ocean would absorb it, accelerating वार्मिंग। तो इसका मतलब एक ग्लोबल वार्मिंग के अंदर भी इंक्रीमेंट आएगा क्योंकि एल्बिडो आपका रिड्यूस हो जाएगा। फिर मीथेन रिलीज, द मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रोस्ट वुड रिलीज ट्रैप मीथेन, अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस वर्सनिंग द क्लाइमेट चेंज। तो आप देखें कि अगर हमारा जो पोलर आइस है वो मेल्ट कर जाए तो चार इफेक्ट हैं जो कि हम पढ़ सकते हैं। एक इंक्रीज सी लेवल, एक इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन, एक मैसिव ग्लोबल वार्मिंग, और चौथा जो है वो क्या है, मीथेन रिलीज है। फिर क्वेश्चन 7 में कहते हैं इज द लिथोस्फीयर अ पार्ट ऑफ मेंटल, जस्टिफाई योर आंसर। यस, लिथोस्फीयर जो होती है ये इंक्लूड्स होती है अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। इट इज द अर्थ अपर रॉकी लेयर। तो इट कंसिस्ट ऑफ द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द मेंटल। हम जानते हैं इसके नीचे क्या था, एस्टीनोस्फेयर था, और एस्टीनोस्फेयर के नीचे प्योर मेंटल था। ठीक है, तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये भी एक पार्ट ही है उसका मेंटल का। इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस रॉक्स एंड मिनरल्स एंड फॉर्म्स द बेसिस फॉर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स। जी बताएं। सर, जैसे मैंने 7th क्लास में पढ़ा था कि पहले क्रस्ट होता है, फिर अपर लेयर होती है, फिर लोअर लेयर होती है, उसके बाद मेंटल होती है। हाँ तो बिल्कुल इसी तरीके मेंटल से तो है। इनर मोस्ट नहीं होता? नहीं, उसके अंदर ये होता है, मेंटल भी दो किस्म के होते हैं। एक इनर मेंटल होता है, एक आउटर मेंटल होता है। ठीक है ना। तो जो इनर मेंटल है वो प्योर फॉर्म में है, लेकिन आउटर मेंटल के अंदर मिक्सचर है। उसके अंदर लिक्विड भी है, उसके अंदर सॉलिड भी है, उसके अंदर रॉक्स भी हैं, तो वो अपर मेंटल कहलाता है। तो जो हमारे लिथोस्फीयर है ये अपर मेंटल के अंदर आती है। जो देखें, अगर मेनली लेयर देखी जाए तो तीन ही है, एक कोर है, एक मेंटल है, और एक क्रस्ट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं मेंटल की बात करूं तो मेंटल दो किस्म के होते हैं, एक अपर मेंटल होता है, एक लोअर मेंटल होता है। तो अपर मेंटल के अंदर एस्टीनोस्फेयर, लिथोस्फेयर और कुछ हिस्सा जो होता है वो मेंटल का भी आता है। ये तकरीबन अगर स्टार्ट होना तो अर्थ क्रस्ट से लेके कोई 700 किलोमीटर तक जो रेंज है ना, उसके अंदर ये अपर मेंटल आता है। और उसके बाद उसके लोअर जो मेंटल है उसके अंदर प्योर मेंटल फॉर्म के अंदर, प्योर आपका जो लावा होता है ना, जैसे मैग्मा कहते हैं, वो फॉर्म होती है। वो बिल्कुल लिक्विफाइड है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं व्हाट आर द फोर कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के चार कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो एक है लिथोस्फीयर, द रिजिड आउटर लेयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिथोस्फीयर के अंदर क्या है? द रिजिड आउटर लेयर, क्रस्ट एंड अपर मेंटल। देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है अपर मेंटल। ठीक है ना। ऑल वाटर ऑन अर्थ, ओशियंस, रिवर्स, आइस, वाटर वेपर्स। इसी तरह एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है? लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑल लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। तो ये सारे के सारे जो है वो कंपोनेंट है किसके? बायोस्फीयर के। फिर कहते हैं व्हाई इज द स्ट्रेटोस्फीयर कॉल्ड अ काम एंड स्टेबल लेयर। देखिए उसकी वजह ये होती है कि जो हॉट एयर होती है ना, वो आ जाती है कोल्ड एयर के ऊपर। और जाहिर सी बात है कि जब वो कोल्ड एयर के ऊपर आ जाती है तो वो फिर सिंक नहीं कर सकती, यानी उसका वर्टिकल मोशन स्टॉप हो जाता है। तो अगर मैं ट्रोपोस्फेयर की बात करूं कि अनलाइक ट्रोपोस्फेयर वेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, द स्ट्रेटोस्फेयर
एक्सपीरियंस अ टेम्परेचर इन्वर्जन ड्यू टू ओजोन लेयर एब्जॉर्बिंग यूवी रेज। अब होता ये है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना, वो अल्ट्रावायलेट रेज जब एब्जॉर्ब होती है तो अपर लेयर क्या हो जाती है, हीट अप हो जाती है, और लोअर लेयर इसकी वजह से क्या होती है, वो कोल्ड होती है। तो इन द स्ट्रेटोस्फेयर warm air lies above the cooler air. This prevents vertical air movement convection, meaning there is no turbulence clouds or storms, making it very stable. इट मीन्स यहाँ पर यह है कि जैसे हमारे पास जो ट्रोपोस्फेयर होती है उसके अंदर तो क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज करे टेम्परेचर डिक्रीज करता है ना, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर उल्टा है। और क्यों उल्टा है, क्योंकि ओजोन लेयर जो होती है उसके अंदर यूवी रेज एब्जॉर्ब होती है, तो वहां पर जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है। और वो एयर जो गर्म होती है वो किसके ऊपर होती है, कूलर एयर के ऊपर, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि यूवी रेज नीचे पहुंच नहीं पाती, तो इसलिए स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो आपके पास एयर है वो कूलर होती है। और इसकी वजह से फिर वर्टिकल मूवमेंट नहीं होती, यानी कि कन्वेक्शन करंट वहां पे नहीं बनते हैं, और फिर इसकी वजह से कोई टर्बुलेंस नहीं आती, क्लाउड्स और स्टॉर्म्स जो होते हैं वो वेरी स्टेबल और काम होता है। ठीक, चलें, तो ये तो हो गया हमारे पास क्या कि शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके न्यूमेरिकल्स हैं दो, वो भी देख लेते हैं, एंड देन फिर आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये आप देखें कि वो जो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास स्टोरेज सिस्टम होते हैं, वाटर स्टोरेज सिस्टम, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जो कि एग्जांपल भी हमने की थी। कहते हैं इफ द वॉल्यूम ऑफ चेंज इन स्टोरेज ऑफ द हाइड्रोस्फेयर whose area 30 किलोमीटर स्क्वायर is 600,000 मीटर स्क्वायर। अब चेंज इन स्टोरेज आपको उसने दे दिया है, चेंज इन स्टोरेज। तो चेंज इन स्टोरेज को हम किससे लिख सकते हैं, डेल्टा एस से। और वो कितना है, तो वो है 600,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इन्होंने बता दिया 600,000 मीटर स्क्वायर, ये है इसकी वैल्यू। अच्छा, और उसके बाद ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो ये मीटर स्क्वायर नहीं होगा, ये मीटर क्यूब होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है इसके अंदर, ये मीटर क्यूब होगा। ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम है यहाँ पर, वॉल्यूम। अच्छा, उसके बाद कहते हैं फाइंड नेट प्रिसिपिटेशन। आपने क्या करनी है, नेट प्रिसिपिटेशन बतानी है कि वो क्या होगी। इफ द वॉल्यूम ऑफ एवो ट्रांसपायरेशन इज 1500,000 मीटर क्यूब, तो एवापोर ट्रांसपायरेशन जो है वो है 100,000 मीटर क्यूब। जबकि रन ऑफ वॉल्यूम कितना है, तो रन ऑफ वॉल्यूम को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है 600,000 मीटर क्यूब। एरिया जो है वो है 30 किलोमीटर स्क्वायर। तो 30 किलोमीटर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंट 6 मीटर स्क्वायर, ताकि तमाम चीजें ऐसा यूनिट में हो जाए। तो आपने क्या करना है, प्रिसिपिटेशन इसके अंदर कैलकुलेट करनी है कि वो क्या होगी। तो हम जो स्टोरेज है, चेंज इन स्टोरेज का फार्मूला हमें पता है, उस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू पी माइनस ई माइनस क्यू। अब क्योंकि पी अगर आपने कैलकुलेट करना है, तो रिलेशन जो होगा वो इस तरह बन जाएगा कि डेल्टा एस प्लस ई प्लस क्यू, डेल्टा एस प्लस ई प्लस क्यू। तो पी की वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा एस की जगह लिख देंगे 600,000, और इसे आप चाहें तो एक्सपोनेंट के अंदर लिख लें, एक्सपोनेंट, और जो एवोपोर ट्रांसपायरेशन है वो है 1500,000, और जो क्यू है वो है 600,000। तो यहां से जो प्रिसिपिटेशन है वो क्या आ जाएगी, सर 15 और 12। 2700,000। बिल्कुल सही है, 2700,000 मीटर क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पे प्रिसिपिटेशन तो हमें पता चल गई। इस प्रिसिपिटेशन को अगर हम देखें कि इन मिलीमीटर्स, जो कि हम कहते हैं कि वॉल्यूम जो होता है विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, जैसे आप देखें कि नॉर्मली जब बारिशें होती हैं तो उस बारिशों के बाद आपको एक वैल्यू दी जाती है कि आज 70 मिलीमीटर बारिश हुई है, आज 50 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो ये मिलीमीटर जो होता है, इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो देखें इसके लिए हम यूज करते हैं कि ये कहलाती है डेप्थ। डेप्थ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो जो भी आपने प्रेसिपिटेशन का वॉल्यूम कैलकुलेट किया ना, उसको एरिया से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये आपको बता देगा कि इसकी जो डेप्थ होगी प्रेसिपिटेशन की वो कितनी होगी। अब वॉल्यूम कितना है, तो वो है 2700,000, और एरिया कितना है, तो वो है 30 एक्सपोनेंट 6। जो एरिया है वो है 30 एक्सपोनेंट 6। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे 30 एक्सपोनेंट 6 से,
30 एक्सपोनेंट 6। तो देखें इसके अंदर क्या आंसर आ जाएगा। 0.09। 0.09 बिल्कुल सही है। 0.09 को हम यहाँ पर 90 एक्सपोनेंट -3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 90 एक्सपोनेंट -3 डेसिमल अगर डिस्प्लेस करेंगे 3 डिजिट्स तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 90 एक्सपोनेंट -3 मीटर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 90 मिलीमीटर। तो आप देखें कि जो नॉर्मली हमें ये टर्म जो होती है वो ज्यादातर हमें सुनने में आती है कि जब बारिशें होती हैं तो प्रेसिपिटेशन लेवल को आप डेप्थ के जरिए मेजर करते हैं कि आज जो है वो 45 मिलीमीटर बारिश हुई है या 50 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो वो एक्चुअली आपको क्या बता रहे होते हैं, डेप्थ के बारे में बता रहे होते हैं इसकी। क्योंकि क्रियोलिस फोर्स जो है ऑफ 30 न्यूटन डिफ्लेक्ट्स अ मास ऑफ एयर एट 30 डिग्री। तो क्रियोलिस फोर्स जो है वो है 30 न्यूटन। क्रियोलिस फोर्स 30 न्यूटन डिफ्लेक्ट्स अ मास ऑफ एयर एट 30 डिग्री। और ये आपके पास जो है वो 30 डिग्री से क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है, मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर को जरा कन्वर्ट कर लें, किलो की जगह आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो बताएं स्पीड कितनी आ जाएगी इसमें। 11.11। 11.11 11.11 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, उसके बाद कहते हैं फाइंड द मास ऑफ दिस एयर पैकेट। आपने बताना है कि मास क्या होगा इस एयर पैकेट का, जबकि एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, तो वो है 7.3 एक्सपोनेंट -5 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड। तो आप देखें कि आप क्रियोलिस फोर्स का फार्मूला लगाते हैं और यहां से हमने क्या करना है, मास फाइंड आउट करना है। तो क्रियोलिस फोर्स का फार्मूला था 2mv ओमेगा साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से m अगर कैलकुलेट करना आइसोलेट कर लें, ये हो जाएगा क्रियोलिस फोर्स डिवाइडेड बाय 2v ओमेगा साइन थीटा। अब आप इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो क्रियोलिस फोर्स है वो है 30 डिवाइडेड बाय 2v की जगह आ जाएगा 11.11 11.11 ओमेगा की जगह आ जाएगा 7.3 एक्सपोनेंट -5 और साइन थीटा की जगह आ जाएगा 30। जी जी, कितना आंसर होगा इसका। सर मेरा एरर आ रहा है। आप ये करें ना, साइन 30 और 2 तो हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि साइन 30 होता है 0.5 के बराबर। ठीक है ना, तो अब जरा सॉल्व कर लें। अब तो आपके पास सिर्फ बचे ही क्या है, नंबर्स बचे ना। सर 36,990। 36,990 यही है किलोग्राम। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका विंड का जो है वो मास है वो ये गिवन है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।